हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 13 जनवरी 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, नेशनल यूथ डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। इसके लिए थीम रखी गई थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। थीम जरूर से याद रखिएगा, थीम कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग हर साल भारत में 12 जनवरी के दिन ये दिन मनाया जाता है। कौन सा? नेशनल यूथ डे यानी कि युवा दिवस। और ये दिन मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी याद में। तो एक्चुअली में भारत सरकार के द्वारा इस दिन की स्थापना 1984 में की गई थी, लेकिन सबसे पहली बार 1985 में ये दिन सेलिब्रेट किया गया था। और इसको मनाने का एक एम ये है कि जो भी भारत के स्टूडेंट हैं जितने भी, उनको इनकरेज किया जाए कि वो लाइफ के बारे में सीखें। जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनकी जो फिलॉसफी है, उनके जो आइडियाज़ थे, उनको वो जानें, उनके बारे में पढ़ें और उनको अपने जीवन में अप्लाई करें। उसके अलावा 2021 में यानी इस साल स्वामी विवेकानंद जी की 158th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द सेकंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वितीय राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 को संबोधित किया है। तो अभी हाल ही में 2021 का नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया था और ये ओवरऑल सेकंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल था। तो इसको ऑर्गेनाइज कराने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? तो भारत के ऐसे यूथ जिनकी एज 18 से 25 साल है, जो कि वोट करने के लिए अलाउड हैं और आगे चल के वो पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके व्यूज़ को, उनके पॉइंट्स के बारे में जानना, उनके ओपिनियन को जानना। किस बारे में? तो ऐसे यूथ को इनकरेज किया गया कि वो कंट्री में जो भी पब्लिक इश्यूज चल रहे हैं उनको समझें। ओके, एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से एक आम आदमी पब्लिक इशू का सामना करता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन चीज़ों को समझें। फिर उसके बाद जो भी उनके ओपिनियन हैं, उनके पॉइंट हैं, उनको एक्सप्रेस करें। तो इसके लिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कराई गई थी 3 लेवल पे। ओके, पहली थी डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी। उसके बाद थी स्टेट यूथ पार्लियामेंट जो कि स्टेट लेवल की थी। और यहाँ से जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट थे, यूथ थे, इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था नेशनल यूथ पार्लियामेंट में जो कि नेशनल लेवल की थी। और यहाँ से जो 3 विनर बन के निकले, उनको मौका मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का। ओके, तो इस टाइप का जो पहला फेस्टिवल था, इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था 12 जनवरी से 27 फरवरी 2019 को। और ये जो अभी सेकंड पार्लियामेंट थी, यूथ पार्लियामेंट, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था 23 दिसंबर 2020 से। ओके, 23 दिसंबर 2020 से ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट थी सेकंड एडिशन, ये शुरू हुआ था और इसी के लिए अभी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया था 12 जनवरी को। नेक्स्ट अपडेट है, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2020 वाज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 18 जनवरी टू 17 फरवरी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। तो इसके लिए थीम रखी गई है सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। ओके, फिर से बता रहा हूँ, थीम जरूर याद रखिएगा, सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। तो एक्चुअली में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ है, ये हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में नेशनल रोड सेफ्टी वीक को ऑर्गेनाइज करती है, उसको सेलिब्रेट करती है। और इस साल 2021 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक की जगह नेशनल रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाएगा। ओके, तो 18 जनवरी से 17 फरवरी तक ये पूरा महीना जो है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के रूप में मनाया जाएगा। तो इस इवेंट के दौरान होता क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और जो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मिलके अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते हैं। किसके बारे में? रोड सेफ्टी के बारे में। उनको बताया जाता है कि एक्सीडेंट को अवॉइड करें, इंजरीज को अवॉइड करें और पूरी सेफ्टी के साथ ड्राइव करें रोड पे। नेक्स्ट अपडेट है, अनूप वाधवान लेड इंडियन डेलीगेशन इन द इंडियाज 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अनूप वाधवान जी ने विश्व व्यापार संगठन में भारत की 7वीं व्यापार नीति की समीक्षा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। तो अभी हाल ही में जो 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू था भारत का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, उसका दूसरा और आखिरी सेशन समाप्त हुआ है और वहीं पे भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था अनूप वाधवान जी ने। अनूप वाधवान जी भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। तो ये है क्या?
ट्रेड पॉलिसी रिव्यू यानी कि टीपीआर। तो टीपीआर एक की मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी जो भी ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनको चेक करता है, उनको एग्जामिन करता है। उसके बाद उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए उनको दिशा निर्देश देता है किस तरह से वो अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऐसी संगठन है, ऐसी संस्था है जो कि पूरे विश्व भर में जो इंटरनेशनल ट्रेड है, देशों के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में और अभी प्रेजेंट में मेंबर्स हैं 164। नेक्स्ट अपडेट है, अमित शाह हैज़ लॉन्च्ड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर कोल माइंस। अमित शाह जी ने कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम कोल माइंस के लिए। तो ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक ही सिंगल पोर्टल में, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे जो भी अलग अलग तरह के अप्रूवल्स होते हैं कोल माइंस के लिए उनको कोल बिडर अप्लाई कर सकते हैं, उसको एक ही प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्चुअली में अभी क्या होता था कि जैसे किसी को कोल माइन अपनी स्टार्ट करनी है तो उसको 19 तरह के अलग अलग तरह के अप्रूवल्स लेने पड़ते थे बड़े बड़े। तो अलग अलग जगह से ये अप्रूवल मिलते थे, लेकिन ये जो अब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च हो गया है तो एक ही सिंगल पोर्टल से ये जो 19 मेजर अप्रूवल्स हैं इसी सिंगल पोर्टल से इनके लिए अप्लाई किया जा सकता है और इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट है, नितिन गडकरी हैज़ लॉन्च्ड खादी प्राकृतिक पेंट डेवलप्ड बाय केवीआईसी। नितिन गडकरी जी ने केवीआईसी द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है। तो हाल ही में नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है ये खादी प्राकृतिक पेंट। और ये खादी प्राकृतिक पेंट है क्या, ये एक तरह का पेंट है जो कि मेनली जो इसका इंग्रेडिएंट होता है काऊ डंग यानी गोबर का यूज़ करके बनाया जाता है। तो ये जो पेंट है ये पूरी तरह से नॉन टॉक्सिक होता है, इको फ्रेंडली होता है और इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और क्योंकि ये गोबर से बनता है मेनली तो इसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो अभी प्रेजेंट में ये दो फॉर्म में अवेलेबल है जो कि है प्लास्टिक इमल्सन पेंट और डिस्टेम्पर पेंट। तो इन दो फॉर्म में अभी ये अवेलेबल है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का हैवी मेटल यूज़ नहीं होता है, जैसे कि मरकरी हो गया, लीड हो गया, क्रोमियम या कैडमियम। तो कोई भी तरह का हैवी मेटल यूज़ नहीं होता है। और क्योंकि ये केवीआईसी के द्वारा डेवलप किया गया है तो इससे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है ये है काऊ डंग का। तो इससे फार्मर की इनकम्स को डबल भी किया जा सकता है। और इससे जो फार्मर्स हैं उनमें उनकी जो इनकम होती है उसमें सालाना 30,000 रुपये तक का जो है एडिशनल बेनिफिट उनको मिल सकता है, यानी 30,000 रुपये वो ज़्यादा कमा सकते हैं सालाना। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया रैंक्ड 4th इन द 3rd एडिशन ऑफ डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020। डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 में तीसरे संस्करण में भारत चौथे स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर ये स्कोर कार्ड डेवलप किया है जिसमें भारत रहा है चौथे नंबर पे। ओके, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये कि इस स्कोर कार्ड में टॉप किया है चाइना ने, उसके बाद दूसरे पर है अजरबैजान और तीसरे पर रहा है इंडोनेशिया। और स्कोर कार्ड का नाम था डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 और इसका ये तीसरा एडिशन था। तो ये जो स्कोर कार्ड है ये क्लैरिटी बताता है कि जो भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनमें अभी क्या करंट स्टेट है डिजिटल डेवलपमेंट और डिजिटल मोमेंटम को लेके। उसके अलावा इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि भारत ने जो है पिछले कुछ समय में जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको डबल कर लिया है और आने वाले समय में 2023 तक लगभग 350 मिलियन स्मार्टफोन और भी ऐड होने वाले हैं भारत के पीपल्स के पास। नेक्स्ट अपडेट है, आरबीआई हैज़ अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम। भारतीय रिजर्व बैंक ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। तो रिजर्व बैंक ने ये LEI यानी कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया है और इसे लागू किया जाएगा ऐसे ट्रांजैक्शन में जो कि 50 करोड़ के ऊपर हैं। ओके, NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र और RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के द्वारा किए गए 50 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए ये LEI सिस्टम लाया जाएगा RBI के द्वारा। तो इसमें होगा क्या कि जो भी एंटिटीज़ हैं जो कि 50 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन करेंगी तो उनका इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ओके, जो पेमेंट देगा और जो पेमेंट रिसीव करेगा दोनों का इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। तो इस सिस्टम के आ जाने से बैंक के पास अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी रेमिटर है या बेनिफिशरी है यानी पैसे जो लेने वाले हैं और देने वाले हैं दोनों का इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करेगा बैंक। तो जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है ये एक तरह का 20 डिजिट का यूनिक नंबर है जो कि एक तरह से ग्लोबल आइडेंटिटी का काम करेगा
एंटिटीज़ के लिए जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उस ट्रांजेक्शन में। और ये जो LEI है यानी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, इसको डेवलप किया गया है ISO के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा। तो बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। दूसरी चीज़ ये कि जब इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, ये हुई थी कोलकाता में। नेक्स्ट अपडेट है, बांग्लादेश डिक्लेयर्ड एज कंट्री इन फोकस फॉर 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। बांग्लादेश को 51वें IFFI के लिए कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज कराया जाएगा गोवा में। एक चीज़ आपको याद रखना है, 51st एडिशन है, ऑर्गेनाइज कराया जाएगा गोवा में जनवरी 16 से लेकर जनवरी 24, 2021 तक। ओके, तो इसी इवेंट में बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है। और ये जो कंट्री इन फोकस है ये एक अलग तरह का स्पेशल सेगमेंट है, जहाँ पे जो भी कंट्री को चूज़ किया जाता है कंट्री इन फोकस के लिए, तो उसमें जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है वहाँ के सिनेमैटिक एक्सीलेंस के लिए ये चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये जो इवेंट है इस साल का 51st IFFI, यहाँ पे बांग्लादेश से 4 फिल्में भी दिखाई जाएंगी। बात करें बांग्लादेश की तो कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और करेंसी है टका। नेक्स्ट अपडेट है, ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लॉन्चेस बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया है ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में, जिसके तहत जो वहाँ का बिंदु सागर है उसकी सफाई की जाएगी। तो इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL जो है ये 70 लाख रुपए स्पेंड करेगा बिंदु लेक की, बिंदु सागर की क्लीनिंग के लिए। तो जो बिंदु लेक है ये काफ़ी बड़ी हेरिटेज साइट है जो कि उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर के पास है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों में फेमस है, ये काफ़ी पवित्र मानी जाती है और बहुत ही बड़ी नेचुरल हेरिटेज साइट भी है। तो इसी कारण से इसकी सफाई के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसके साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर और उसके साथ ही उड़ीसा ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा। बात करें उड़ीसा की तो कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट अपडेट है, भ्रमण सारथी स्कीम 2020 हैज़ बीन लॉन्च्ड इन असम। असम में भ्रमण सारथी योजना 2020 शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में जो असम का स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उन्होंने लॉन्च किया है एक पिंक बस सर्विस। और ये जो पिंक बस सर्विस है ये गुवाहाटी में लॉन्च की गई है और ये पिंक बस सर्विस जो है ये भ्रमण सारथी स्कीम के अंडर में लॉन्च की गई है। तो ये जो पिंक बस सर्विस है मेनली ये लॉन्च की गई है गुवाहाटी में जो वीमेंस हैं और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए। तो इसमें होगा क्या कि जो भी वीमेंस हैं और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको फ्री में ये जो बस सर्विस है ये प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी गुवाहाटी के अंदर का जितना भी ट्रैवल होगा तो इस पिंक बस के थ्रू वीमेंस और सीनियर सिटीजन्स फ्री में कर सकते हैं। तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो जो वीमेंस हैं और सीनियर सिटीज़न हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो भी वहाँ के ग्रुप्स हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की ओर आकर्षित किया जाएगा। बात करें असम की तो कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट अपडेट है, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा गेट्स द यंग साइंटिस्ट अवार्ड। डॉक्टर शुभ्रा शर्मा को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। तो ये हैं डॉक्टर शुभ्रा शर्मा और ये हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनको ही अभी हाल ही में यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। और बात करते हैं इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनके रिसर्च के लिए। ओके, जो हिमालयन ग्लेशियर हैं उन पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, उसको समझने के लिए, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो पिछले 6 सालों से ये जो हिमालयन ग्लेशियर हैं और जो वहाँ की रिवर्स हैं उन पे रिसर्च कर रही थी। नेक्स्ट अपडेट है, DRDO डेवलप्ड बुखारी हीटर टू हेल्प इंडियन आर्मी बैटल एक्सट्रीम कोल्ड। DRDO ने भारतीय सेना को अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए बुखारी हीटर विकसित किया है। तो ये एक तरह का जो बुखारी हीटर है ये एक स्पेस हीटिंग डिवाइस है जिसे हिमतापक भी कहा जाता है। इसे डेवलप किया गया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और मेनली ये केरोसिन से चलता है और काफ़ी ये इफ़ेक्टिव और कम कॉस्ट में हीटिंग प्रोवाइड कराने वाला डिवाइस डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अभी लगभग 50,000 से भी ज़्यादा भारतीय जवान जो हैं इन्हें ईस्टर्न लद्दाख में तैनात किया गया है चाइना के खिलाफ लड़ाई के लिए और वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो इसी कारण से इस डिवाइस को डेवलप किया गया है, ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो इस डिवाइस का यूज़ करके जो जवान हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रख सकते हैं और ठंड से बच सकते हैं। बात करें DRDO की, तो यहाँ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट अपडेट है, रोमिला थापर हैज़ ऑथर्ड द बुक गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना 1957। रोमिला थापर ने गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना 1957 नामक पुस्तक लिखी है। तो ये है वो पुस्तक, इसे लिखा है रोमिला थापर जी ने, जो कि एक इंडियन हिस्टोरियन है। और ये जो बुक है इसे पब्लिश किया गया है सीगुल बुक्स लंदन लिमिटेड के द्वारा। और ये जो रोमिला थापर जी हैं, इनका नाम इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 2 बार पद्म विभूषण को डिक्लाइन कर दिया था, एक बार 1992 में और एक बार 2005 में। 2 बार इन्होंने डिक्लाइन कर दिया था पद्म विभूषण को, और इन्होंने अभी हाल ही में किताब लिखी है। और इस बुक में बताया क्या गया है, तो जो रोमिला थापर जी हैं एक्चुअली में इन्होंने 1957 के दौरान चाइना में कुछ हफ्ते गुजारे थे वहाँ पे, जो श्रीलंकन आर्ट हिस्टोरियन है अनिल डिसिल्वा जी के साथ। तो उसी जर्नी के बारे में इस बुक में लिखा गया है। नेक्स्ट अपडेट है, पद्मश्री अवॉर्डी तेलुगु जर्नलिस्ट तुर्लापति कुटुम्बराव पास्ड अवे। पद्मश्री से सम्मानित तेलुगु पत्रकार तुर्लापति कुटुम्बराव जी का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये जो तिरुलापति कुटुम्बराव जी थे, काफ़ी फेमस थे ये। इनकी जो सर्विस थी जर्नलिज्म के लिए तेलुगु लैंग्वेज में, इनके लिए इन्हें जाना जाता था। इन्होंने लगभग 4000 से ज़्यादा बायोग्राफीज लिखी हैं और 16000 से भी ज़्यादा पब्लिक स्पीचेस दी हैं, जिनको तेलुगु बुक में उनको रिकॉर्ड भी किया गया है। तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उन्हें नामित किया गया था, उन्हें जगह मिली थी। और इसके अलावा इन्होंने 2002 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। और उस टाइम पे ये आंध्र प्रदेश के पहले जर्नलिस्ट बने थे जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड हासिल किया था। कब मिला था? 2002 में। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।